नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात जो कि ग्वालियर में है और तानसेन समारोह का आगाज हो चुका है। 97वें अखिल भारतीय तानसेन समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद हैं। तानसेन समाधि स्थल पर 4 दिनों तक यह समारोह चलना है, जिसमें देश विदेश के कलाकार पहुंचेंगे और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। और सीधी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो तानसेन समारोह की तस्वीरें, जहां पर संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर अपना संबोधन दे रही। संस्कृति विभाग और मध्य प्रदेश का जन जन आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है कि आपने देहात की प्रतिभाओं को भी सफलता का चरम छूने की जो अनुमति दी है, हम सब अभिभूत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण किया है कि मध्य प्रदेश का एक चिकित्सा महाविद्यालय और एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय जिसमें पढ़ाई का माध्यम विशुद्ध हिंदी ही होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने अटल जी की पावन परंपरा को आगे बढ़ाया। मैं उन्हीं की पंक्तियों के माध्यम से आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ। राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंद हिंदी में बोला। देख स्वदेश, देख स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला। के दी कविराय मेम की माया टूटे, भारत माता धन्य। तो उषा ठाकुर को आप सुन रहे थे और इस कार्यक्रम पर भी नजर बनी हुई है। आगे भी मुख्यमंत्री जब संबोधन देंगे तब भी सुनाएंगे कि क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन इस बीच बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल के पास पहुंचे राजभवन मिलने के लिए। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। इससे संबंधित अध्यादेश को वापस लेने का आग्रह किया। राज्यपाल के अध्यादेश वापस लेने के बाद पंचायत चुनाव पर रोक की औपचारिक मुहर भी लग जाएगी। चुनाव में आज कैबिनेट के द्वारा जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रहे थे उसको निरस्त कर दिया है। अब ये अध्यादेश महामहिम के पास जाएगा और महामहिम के से आने के बाद चुनाव आयोग को जाएगा। कि जो अध्यादेश हम लाए थे उसको पुनः कैबिनेट ने महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। ये इस ओर इंगित करता है कि चुनाव जो है निर्वाचन आयोग, चूंकि अध्यादेश ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे, तो शायद ये चुनाव स्थगित निर्वाचन आयोग। और भोपाल से बड़ी खबर बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक चल रही थी जो कि समाप्त हो चुकी है। इसी मामले को लेकर, पंचायत चुनाव मामले को लेकर ये बैठक चल रही थी। पंचायत चुनाव को निरस्त करने को लेकर यह बैठक थी, लेकिन आयोग ने अभी जो बैठक आज की हुई है, इस बैठक में इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया। ये अपडेट आपको दे रहा है। कल फिर से निर्वाचन आयोग की बैठक होनी है, राज्य निर्वाचन आयोग की, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा चुनाव निरस्त करने को लेकर कल की बैठक में। तो आज बैठक हुई लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। एक बार फिर से कल बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से आयोग चुनाव निरस्त करने को लेकर फैसला लेने वाला है। जैसा कि आपने सुना भी कि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पहले राज्यपाल अध्यादेश को वापस लेंगे और उसके बाद फिर ये निर्वाचन आयोग जाएगा और निर्वाचन आयोग उसके बाद कोई ऐलान करेगा। तो निर्वाचन आयोग आज बैठक करा था। इस बीच जब पहले तो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें अध्यादेश वापस लेने को सर्वसम्मति से फैसला हुआ, अध्यादेश वापस लेने को लेकर। उसके बाद फिर राज्यपाल से मुख्यमंत्री जो हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनसे आग्रह किया अध्यादेश वापस लेने का। फिर राजभवन से ये तय होगा, राजभवन से राज्य निर्वाचन आयोग अध्यादेश वापस लेने का फैसला जाएगा। इसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से इस पर जो है वो निर्देश या आदेश जो हैं वो जारी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी या मीडिया में जारी किया जा सकता है। लेकिन आज जो बैठक चल रही थी, काफ़ी देर तक ये बैठक चली है और ये बैठक खत्म ज़रूर हो गई, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कल एक बैठक फिर से बुलाई गई है। कल फिर से आयोग की बैठक होगी और उसके बाद कल की बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है चुनाव निरस्त करने को लेकर। मनोज राठौर हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं कि आज की बैठक में फिर हुआ क्या। जब पंचायत चुनाव निरस्त करने को लेकर फैसला आज नहीं लिया गया तो क्या चर्चा हुई आज की बैठक में और कल फिर से बैठक बुलाई गई है? मनोज।
तब हुई थी। हालांकि किसी तरीके का आदेश जो है वो राज्यपाल के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा सीधे तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दिया गया। ये कारण है कि बैठक में मंथन जरूर हुआ, क्योंकि तमाम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग भी थी और तमाम जो उम्मीदवार थे उनको चुनाव चिन्ह जारी करने का काम भी किया गया था। ऐसे में कई तरीके की बातों पे मंथन किया जाना था। आज मंथन हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरस्त के बाद जो फैसला, जो प्रस्ताव था उसको लेकर राज्यपाल से मिले थे। अब राज्यपाल जो है उस पे अध्यादेश को वापस लेने का काम करेंगे। कैबिनेट ने अपनी मोहर इस पर लगा दी थी और जो अध्यादेश पंचायत चुनाव को लेकर लाया गया था उसको रद्द करने का काम किया है। यानी कल एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से और उस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी अभी निर्वाचन आयोग के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। पंचायत चुनाव निरस्त करने के कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी सरकार संकल्पित है कि सबको न्याय मिले। उसी संकल्प पर हमारी कैबिनेट ने पंचायत चुनाव का जो ऑर्डिनेंस था उसे वापस करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ग्रामीण निकाय के पंचायतों के चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने पंचायत के ग्रामीण निकाय के चुनाव को किस प्रकार से व्यवधान डालने का जो प्रयास किया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट आए, तब भी उनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। चुनाव किसी न किसी प्रकार से बाधित होना चाहिए। ग्रामीण निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का जो ऑर्डिनेंस था, उस ऑर्डिनेंस को आज कैबिनेट ने रद्द किया है और उस ऑर्डिनेंस पर जो निर्णय किया उस निर्णय को महामहिम राज्यपाल जी को भेजा। उस पर महामहिम राज्यपाल जी और इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय करेगा। लेकिन मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि ये चुनाव ओबीसी हमारे जो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे, सबके साथ मिलकर के चुनाव हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम बढ़ाए। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने की मंजूरी पर ट्वीट किया और लिखा, देर आए दुरुस्त आए। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार असंवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने जा रही है। सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को तत्काल वापस ले, हम यही मांग पहले दिन से कर रहे थे। इधर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं और इसके साथ ही ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश में जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41 मरीज मिले हैं, तो ओमिक्रॉन के कुल 8 मरीजों की जानकारी मिली है, जो कोरोना का हब रह चुके इंदौर शहर से ही सामने आए हैं। इस बात की पुष्टि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के दावों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। 8 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि पर कांग्रेस ने पूछा है कि 8 मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए कब भेजे गए थे और इनकी टेस्ट रिपोर्ट कब आई थी। तक पिछले 1-1.5 माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है।
आज तो खुद गृह मंत्री ने पुष्टि कर दी कि ओमिक्रॉन मध्य प्रदेश में आ चुका है, लेकिन इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर ओमिक्रॉन की दस्तक मध्य प्रदेश में कब हुई, सरकार ने इन आंकड़ों को छुपाए क्यों रखा। यदि 8 ओमिक्रॉन के मरीज भर्ती थे तो अभी तक इस जानकारी को क्यों दबाए रखा। कमलनाथ जी ने इसको लेकर सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि इन मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि कब हुई, कब इनके सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए, कब उसकी रिपोर्ट आई। एक तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर 8 मरीजों की पुष्टि होती है ओमिक्रॉन की, और दूसरी तरफ खुद शिवराज जी कल इंदौर में आए और कोरोना की गाइडलाइन और नियमों का मजाक उड़ाते रहे, भीड़ भरे आयोजन करते रहे और हजारों लोगों के स्वास्थ्य को उन्होंने संकट में डाला। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 12 देशों की पहचान हो गई है। वहां से आने वालों की निगरानी की जा रही है, टेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। दूसरे देशों से भी आने वालों की टेस्टिंग की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी एयरपोर्ट्स पर एहतियात बरती जा रही है। हम लोगों ने सावधानी पहले कदम से बरकरार हमने रखी है। हमारे करीब 13-14 देश थे जिन्हें हम लोग ने एट रिस्क बताया था। जो भी लोग उन सारे देशों से आ रहे हैं उन सभी की RT-PCR टेस्टिंग हो रही है, और जो लोग बाकी देशों से आ रहे हैं करीब 45,000 50,000, उनमें से सैम्पलिंग के आधार पर 2% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो हमारे बॉर्डर्स पे हम लोग सारे सावधानी हम लोग बरत रहे हैं। सारे एयरपोर्ट्स जहाँ विदेश से लोग आ रहे हैं वहाँ पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने लगा दी है। अब पूरी तरीके से किसी को कष्ट भी नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, और मुझे विश्वास है कि इस तरीके से हम अपने देश को सावधान भी रखेंगे। और इधर पीएम मोदी के 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की सरकार तैयारियों में जुटी है। प्रदेश में 15 से 18 साल के 49 लाख टीनेजर्स को टीका लगाया जाएगा। बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगाया जाना है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। पीएम मोदी के 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के पर क्या मध्य प्रदेश में तैयारी है? मंत्री जी, क्या तैयारी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं और जो सौगात दी है उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। हम बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको हम वैक्सीन लगाने की हमारी पूरी तैयारी है। हमारे आंकड़ों के हिसाब से लगभग 49 लाख बच्चे हैं। जो प्रिकॉशन डोज की बात है उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार। सर, अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है, तमाम तरह के फेस्टिवल। देखिए, मैंने ये निश्चित किया है कि 29 दिसंबर को जो मेरा जन्मदिन है वो मैं वर्चुअल मनाऊंगा, फिजिकली मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। मैं 29 दिसंबर को मेरे जन्मदिन वाले दिन पूरे दिन ऑनलाइन रहूंगा। फेसबुक पर, ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से लोग मुझे बधाई दे सकते हैं। मैं ऑनलाइन दिन भर उनसे उपस्थित होकर वर्चुअल मिलूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम सबको ये सुनिश्चित करना ही होगा कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और ऐसे सेलिब्रेशन ना करें। न्यू ईयर पे से क्या सेलिब्रेशन होगा? क्या मुझे नहीं, देखिए, 11 से सुबह 5 बजे तक का तो कर्फ्यू है। मुझे लगता है हम सबको अवॉइड करना चाहिए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से बचने की कोशिश करें, और सरकार अब पीएम मोदी के जो फार्मूला है 15 से 18 साल के युवाओं और बच्चों को टीके लगाने का, उस दिशा में काम करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें दिग्विजय सिंह ने वीर सावरकर की किताब का उल्लेख करते हुए गाय और गौमांस का जिक्र किया था और बीजेपी को निशाने पर लिया था। VD शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह चाहें तो अपना धर्म ही बदल लें, उनको हिंदुत्व के खिलाफ बोलने में आनंद आता है। दिग्विजय सिंह इस मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है, हमें शर्म आती है। केवल मीडिया में आने के लिए, केवल संघ पर आरोप लगा करके हम मीडिया में आ जाएंगे। तो अब इनके बारे में अब 10 मिनट 5 मिनट हम लोग इस पर खराब कर रहे हैं ना। देश का, समाज का, हम क्यों ऐसे लोगों के वक्तव्यों पर समय खराब करें जो 24 घंटे देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना,
हिंदुत्व के खिलाफ उनको आनंद आता है बोलने में। अरे आपको अगर इतना ही एलर्जी है हिंदुत्व से और हमारे इस धर्म से, हमारी इस संस्कृति से, तो आपको जिस धर्म में अच्छा लगता है दिग्विजय सिंह जी वहां जाइए और वहां जाकर के आप जो अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन हमारे हिंदुत्व पर, हमारी संस्कृति पर आप जो आक्रमण करते हैं, ये केवल मीडिया में आने के लिए जो करते हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सनी लियोनी के नए गाने मधुबन में राधिका नाजी को लेकर एमपी में बवाल मचा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी से माफी मांगने के लिए कहा है और गाना नहीं हटाए जाने पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही है। साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में गाने को नहीं हटाया गया तो सनी लियोनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी, ये कहा है। आस्था हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती है। मैं सन्नी लियोनी जी से, शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। एमपी अब तक आप देख रहे हैं। सागर में बीना के विधायक महेश राय का विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक कार्यक्रम के दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर विवादित बयान दे डाले। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े शहरों में आरटीआई कार्यकर्ताओं का ही मर्डर होता है। शहरों में आरटीओ विशेषज्ञों का ही मर्डर होता है। ये लोग आरटीआई विशेषज्ञों का ही मर्डर होते हैं। कई लोगों के ये अक्सर कुछ ना कुछ घुसपैठ का काम करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं और उनका अंत खराब होता है। और खबर विदिशा से, जहां पर चुनावी रंजिश में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद में गोली चलने से जहां एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे पक्ष का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना करारिया थाना इलाके के बमूरिया की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर तफ्तीश। रामल खान जी, बमूरिया। क्या हुआ? गाली गुप्तार हो रही थी राजा, तो पैसे गाड़ी दे रहा तो ईटा फेंक रहा था। हमारे भैया ईटी आ तो बात एक चक्कर में आ रहे गोली चला लगा 2 भैया। और चलिए बात करते हैं सतना की, जहां पर फर्जी प्रदूषण अधिकारी बनकर एक फैक्ट्री के कर्मचारी से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी अलग अलग फोन बदलकर कॉल करते और सिम देने वाले दुकानदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मैहर की सीमेंट फैक्ट्री में भी फोन किया था, जिसमें मैहर थाने में भी प्रकरण इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। और इधर गुना के सदर बाजार में जमकर हंगामा हुआ। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, जिसमें थाने में बयान देने पहुंची युवती के साथ उसके घर वाले पहुंच गए और युवक के परिवार वालों से मारपीट की। युवती के परिजनों के मुताबिक युवक युवती को बहला फुसला कर ले गया था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। लेकिन शनिवार को अचानक युवती एसपी ऑफिस पहुंची, जहां से उसे थाने भेजा गया। इस बात की खबर युवती के परिजनों को लगी तो वे थाने पहुंच गए और युवक के परिवार वाले मौजूद थे। फिर आपस में ये लोग भिड़ गए। और अब आपको दिखाएंगे 2 बेटियों की कहानी, जिनका गांव लौटने पर स्वागत किया गया। पहली तस्वीर शिवपुरी की, जहां पर, और दूसरी तस्वीर छतरपुर की। शिवपुरी में बिटिया पूनम गुप्ता जब सीआरपीएफ में कठिन ट्रेनिंग और पासिंग आउट परेड के बाद अपने गृहनगर पहुंची तो ढोल नगाड़ों आतिशबाजी से उनका स्वागत किया गया। छतरपुर के गढ़ा गांव की बेटी सेना की ट्रेनिंग पूरी कर वापस आई तो लोगों ने उनका भी जोरदार स्वागत किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।